चैनल टॉपर अकाउंटिंग में इजी में, जिसमें कि आपको आसानी से कैसे इजीली वे में अकाउंट पढ़ा सकते हैं, इसके लिए हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम अकाउंट्स की जो बेसिक लैंग्वेज है, देखिए हर प्रोफेशन की अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो उनकी अपनी अलग टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें वो बात करते हैं। अगर हम एडवोकेट्स की बात करें तो उनकी अपनी एक लीगल टर्मिनोलॉजी होती है जिसमें वो बात करते हैं। तो इसी तरह से अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की, तो चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, सभी लाइफ के अंदर सभी फील्ड में अकाउंट्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है, जिसको कि हम लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। ये वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको थ्रू आउट लाइफ जो है आपको सुनने को मिलेगी। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स की, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जो थियोरेटिकल चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि बिजनेस में होने वाला कोई भी इवेंट जिसको आप मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो आज थोड़ा सा इसमें और एडवांस में जाएंगे। तो सबसे पहले बिजनेस इवेंट्स जितने भी होते हैं उन सबको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, बशर्ते कि वो मॉनेटरी बेस में आप उसको मेजर कर सके। यानी कोई भी बिजनेस में होने वाला इवेंट अगर आप उसको मॉनेटरी वे में आप मेजर कर सकते हैं, मॉनेटरी उसका कोई बेस है, तो उस कंडीशन में इट विल बी कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंडली इसमें क्या होता है कि जो नई चीज मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूं, वो हमने पीछे भी थोड़ा सा उसके बारे में बताया था कि हमारा जो अकाउंटिंग सिस्टम है, तो ये अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पे वर्क करता है। यानी हर एक ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट साइड में और एक क्रेडिट साइड में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके दो इफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से बिजनेस में एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन के आएगी और वो अकाउंटिंग इक्वेशन बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करती है। इस फाइनेंशियल पोजीशन को जो हम है बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं, जो जिसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ड्यू टू दैट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एन इक्वेशन विल अराइज, दैट इक्वेशन इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स ऑफ द फर्म। यानी जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसके दो इफेक्ट होंगे, या तो एक लायबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड में होगा, नहीं तो दूसरा असेट साइड में होगा। और दोनों के दोनों इफेक्ट एक साइड में भी हो सकते हैं। यानी आपने कोई भी एक ऐसी ट्रांजैक्शन की तो हो सकता है कि उसके दोनों के दोनों इफेक्ट असेट साइड में हो, और या ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों इफेक्ट उसके लायबिलिटीज साइड में हो। तो यानी आप चाहे एक ट्रांजैक्शन कीजिए चाहे आप 1000 ऑफ ट्रांजैक्शन कीजिए बिजनेस के अंदर, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का टोटल हमेशा असेट्स के बराबर रहेगा। यानी जितना आपने लेना है उतना ही आपने देना है। तो ये रहा आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हम बात करते हैं कि एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर अकाउंट का मतलब क्या है, यानी अकाउंट वर्ड कहां से आया, अकाउंट क्या चीज है। तो अकाउंट का मतलब होता है कि बिजनेस में बनाया जाने वाला एक टी शेप स्टेटमेंट, यानी जिसको आप टी शेप में बनाते हैं, जिसमें एक डेबिट साइड होती है और एक उसकी क्रेडिट साइड होती है। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, अकाउंट का मतलब है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसमें से हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को, यानी ऐसी सारी की सारी सिमिलर ट्रांजैक्शंस जो कि एक ही हेड से रिलेटेड है, तो उसको हम किसका नाम दे देते हैं, अकाउंट का। तो इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि समरी ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस इन ए बिजनेस इज कॉल्ड अकाउंट। समरी ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस इज कॉल्ड अकाउंट। यानी हम क्या करते हैं अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन जो सिमिलर नेचर की है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्स की बात करूं तो बिजनेस में आप पूरे साल में जितनी भी सेल्स करेंगे तो सेल्स की समरी जहां पर बनाएंगे तो वो आपका सेल्स अकाउंट, जहां पर आप परचेज की समरी बनाएंगे वहां पर वो परचेज अकाउंट बन जाएगा। इसी तरह से पूरे साल में बिजनेस में जितना भी कैश आपके पास आता है और जितना भी कैश आपके यहाँ से माइनस होता है, तो उस कैश की जो आप समरी बनाएंगे तो दैट विल बी कॉल्ड कैश अकाउंट। तो ये आपका रहा अकाउंट। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है जो कि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है, कैपिटल का सिंपल वे में अगर मैं मीनिंग बताऊं आपको तो कैपिटल का मतलब होता है
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर, कि बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस के लिए, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल ऑफ द ऑनर। तो यहाँ पर इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि बिजनेस, अब मैं आपको एक नया एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है। उस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। आप नोट कर लीजिए, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। हालांकि ये बाद में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में आपको बताता हूं कि अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बिजनेस और बिजनेसमैन, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग, दोनों अपनी उनकी अलग एंटिटी होती है। बिजनेसमैन के लिए बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट है, बिजनेसमैन के लिए बिजनेस एक इन्वेस्टमेंट है, और बिजनेस के लिए जो बिजनेसमैन है ही इज लाइक ए लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि बिजनेस को पैसा कहां से मिला है बिजनेस करने के लिए? बिजनेसमैन ने दिया। तो बिजनेसमैन ने जो भी पैसा लगाया वो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उसके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्योंकि हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं या जो भी हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं वो पूरा का पूरा वर्क जो है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है। तो बिजनेस के लिए बिजनेसमैन एक लायबिलिटी है जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो बिजनेस की ड्यूटी बनती है कि उस पैसे को सेफगार्ड करे और उस बिजनेस के अंदर जो भी पैसा पर्सन ने लगाया है उस बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को कमाकर बिजनेसमैन को दिया जाए। तो यही कारण है कि अगर कैपिटल एक लायबिलिटी है तो साथ ही साथ में कैपिटल लगाकर जितना भी प्रॉफिट कमाया जाता है तो दैट प्रॉफिट इज आल्सो ए लायबिलिटी बिकॉज ऑल प्रॉफिट इज पेबल टू ऑनर ऑफ द बिजनेस। इसके बाद इसमें कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप कैपिटल को सिर्फ कैपिटल ही नहीं पढ़ेंगे, कैपिटल को हम समटाइम ऑनर्स इक्विटी या बिजनेस की नेटवर्थ भी बोलते हैं, ऑनर्स इक्विटी या नेटवर्थ बोलते हैं। और हर एक बिजनेस के अंदर कैपिटल की फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो उसमें इंडिविजुअल लोग जो बिजनेस में इन्वॉल्व है वो जो पैसा लगाएंगे उसको हम बोलेंगे कैपिटल। लेकिन अगर हम यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे आपने अपनी रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो ऑल ऑफ यू आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। जितने भी वैल्यू के आपने कंपनीज के शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपके लिए भले ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस कंपनी के लिए आप लोग एक लायबिलिटी है और आप उस कंपनी की उतनी शेयर कैपिटल के ऑनर हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कैपिटल की बात नहीं होती, यहाँ पर बिजनेस की जो कंपनी जो रहती है, कंपनी के अंदर जितनी भी टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में बटी होती है जिनको हम शेयर्स बोलते हैं। और हम जो भी पैसा उसमें लगाते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हैं, तो वी आर द इन्वेस्टर इन दैट कंपनी, बट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू वी आर द शेयर होल्डर एंड एज ए लायबिलिटी दे ट्रीट अस। इसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। कैपिटल का बिल्कुल अपोजिट होता है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब है अमाउंट विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे रहते हैं या बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे रहते हैं जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो किया हुआ है, लेकिन उनको अपना डेली की रूटीन की लाइफ को चलाने के लिए, अपने डेली के एक्सपेंडिचर्स करने के लिए उनके पास मान लीजिए कि कोई और सोर्स अल्टरनेटिव इनकम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो प्रॉफिट तो उनको साल के एंड में मिलेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने डेली के एक्सपेंडिचर्स के लिए, अपने फैमिली के ब्रॉटअप के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपने जितने भी पर्सनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसके लिए बिजनेस में से टाइम टू टाइम पैसा विड्रॉ करते हैं। तो जितना भी पैसा वो विड्रॉ करते हैं दैट अमाउंट इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ये ड्राइंग आपकी दो फॉर्म में देखने को मिलती है। नंबर एक, इट मे बी इन कैश, यानी हो सकता है कि बिजनेस से कैश निकालते हो, और हो सकता है ऑफ गुड्स। ऑफ गुड्स का मतलब है कि जिस बिजनेस में आप डील कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर जो गुड्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कि ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए वो गुड्स भी विड्रॉ करता हो। तो ये हो गई आपकी ड्राइंग। अब याद रखिए कि जो ड्राइंग का कंसेप्ट है ये सिर्फ जो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर होता है, कंपनीज में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनीज के अंदर आप पर्टिकुलर शेयर के लिए ही ऑनर होते हैं। तो या तो आप अपने शेयर बेच सकते हैं, ठीक है, नहीं तो उनको अपने पास ही रखिए।
लेकिन जहां पर इंडिविजुअल बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं तो वहां पर आप चाहें तो अपनी कैपिटल के अगेंस्ट में कुछ अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड ड्रॉइंग ऑफ द ऑनर। तो ये हमेशा याद रखिए कि जितनी भी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पार्टनर्स या सोल प्रोप्राइटर जो होगा जितना भी अमाउंट विड्रॉ करेगा साल के एंड में उसकी कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है अमाउंट ओड बाय द बिजनेस। जितना भी पैसा बिजनेस ने आउट ऑफ देना है बिजनेस में से, यानी जो भी पैसा बिजनेस के बिहाफ पर पेबल है तो उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? लाइबिलिटीज। तो यहां पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटीज को हम फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इंटरनल लाइबिलिटीज और नंबर 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। देखिए इंटरनल लाइबिलिटीज क्या है? अभी हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम मैंने आपको बताया था और बोला भी था लिखने के लिए आपको, वो था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मैंने आपको फिर वापस बता देता हूं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट एंटिटी होती है, उनकी सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। तो उस कंडीशन में बिजनेस के लिए जो बिजनेसमैन है वो एक लायबिलिटी है, तो उससे रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब इंटरनल लायबिलिटीज का पार्ट बनेंगे, चाहे उसमें उसकी ऑनर की कैपिटल हो और चाहे पूरे साल बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट कमाया है चाहे वो प्रॉफिट हो, दोनों के दोनों ही अमाउंट जो है चाहे कैपिटल हो चाहे प्रॉफिट हो, इट इज पेएबल बाय द बिजनेस टू द बिजनेसमैन। तो इसको हम बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। इसके बाद बिजनेस जो भी एक्टिविटीज करता है आउट ऑफ जो बिजनेस जो है जितने भी लोगों से डील करता है उन सब से रिलेटेड जो लायबिलिटीज होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज, अपार्ट फ्रॉम ऑनर। ऑनर से हटकर जो लायबिलिटीज होंगी वो सारी की सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज में भी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हम उनको बेसिकली दो फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। पहली होती है नॉन करंट लायबिलिटीज और सेकंड होती है करंट लायबिलिटीज। अभी हम नॉन करंट की बात करें तो जनरली मान के चलिए नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ऑल दोज लायबिलिटीज विच आर पेएबल आफ्टर 1 ईयर। यानी कोई भी बिजनेस ने एक ऐसा लायबिलिटी क्रिएट किया या कोई ऐसा बिजनेस ने डील किया कि जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी लायबिलिटीज क्रिएट हो गई। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। तो जनरली हम जो भी बैंक से लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में लिया गया लोन का जो ड्यूरेशन रहता है जनरली 1 साल से ज्यादा ही रहता है, कई बार 3-4 साल 5 साल 10 साल भी हो सकता है। आपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए या बिजनेस को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, कुछ आपने एस्टेब्लिशमेंट अगर बढ़ाया है अपना, तो उसके लिए आपको हमेशा बैंक से लोन लेना पड़ सकता है कई कंडीशंस पे। तो अगर आप लोन लेते हैं या इस तरह की कोई भी लायबिलिटीज जो कि आफ्टर 1 ईयर पेबल हो उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और जनरली इसका एक और नाम भी है जो आपको पढ़ने को मिलेगा, इनको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया, नंबर 1 तो बैंक लोन। बैंक लोन कंपनीज में भी हो सकता है और सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप बिजनेस में भी हो सकता है। अभी मैं आपको एक लायबिलिटीज का एग्जांपल और भी बताता हूं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का, जो जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम एनी 2 लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो पहला नाम तो आपके लिए बैंक लोन हो गया। तो दूसरी एक लायबिलिटी जो लॉन्ग टर्म में इंक्लूड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की जो लायबिलिटी है ये जनरली कंपनीज अकाउंट में यूज होती है। बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, मार्केट में अपने शेयर्स तो इशू करती हैं पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो कई बार क्या है कि मान लीजिए कि शेयर्स अगर मान लीजिए कंपनी के लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, शेयर्स का पैसा मान लीजिए कि उनके शेयर्स को कोई भी नहीं खरीद रहा, तो उस कंडीशन में कई बार वो पब्लिक से लोन भी ले लेती है। तो जो पब्लिक से लोन लेती है उनको हम बोलते हैं डिबेंचर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है करंट लायबिलिटीज। अभी करंट लायबिलिटीज क्या है? करंट लायबिलिटीज का मतलब होता है कि रिपेबल विद इन 1 ईयर। बेसिकली जितनी भी बिजनेस के अंदर ऐसी लायबिलिटीज जो बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज से क्रिएट हुई है जो कि हमें विद इन 1 ईयर में पे करनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारी कई करंट लायबिलिटीज। इनको हम जनरली शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। इनको हम जनरली शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। और जनरली ये लायबिलिटीज जो होती है ड्यू टू बिजनेस की जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उनसे क्रिएट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, गुड्स परचेज किए
ऑन क्रेडिट। तो जब आपने ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज किए तो उस कंडीशन में जिस भी पर्सन से आपने गुड्स परचेज किए उसको हम जो अमाउंट पे करेंगे तो वो अमाउंट जितना भी पेबल होगा तो दैट विल बी नोन एज अवर करंट लायबिलिटी। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों से हम उधार गुड्स परचेज करते हैं, ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं, दोज पीपल्स आर नोन एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। और जनरली क्या होता है कि जब हम उनसे गुड्स परचेज करते हैं तो वो हमको क्या होता है कि क्रेडिट तो देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि साल भर बाद बोलेंगे पैसा दे देना भाई कोई बात नहीं। जनरली क्या होता है कि जो गुड्स के अगेंस्ट में क्रेडिट लिमिट होती है जनरली 2 महीना 3 महीना, यानी इन शॉर्ट बोलो तो विद इन 1 ईयर दैट अमाउंट इज पेबल। तो दैट्स व्हाई इन लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। इसके अलावा उसका और एग्जांपल हो सकता है बिल्स पेबल, कि आपने किसी के बिल एक्सेप्ट कर रखे हैं जो आपको पे करने हैं, तो उनका ड्यूरेशन भी 2-4 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीना होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपने किसी की सर्विसेज अवेल कर ली है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी से काम करवा लिया लेकिन उसको सैलरी नहीं दी, तो जितना भी अमाउंट पेबल रहेगा सैलरी के अंदर, जिसको हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे, तो वो अमाउंट भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 महीने में तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से काम करवा लेंगे और बोलेंगे भाई 2 साल बाद पैसा लेना, तो उस कंडीशन में तो आपके पास कोई काम ही नहीं करेगा, कोई भी पर्सन आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसीलिए इन जनरल हम लोग बात करेंगे तो करंट लायबिलिटीज मींस दोज लायबिलिटीज व्हिच आर क्रिएटेड आउट ऑफ ऑपरेशनल एक्टिविटीज एंड रिपेबल विद इन 1 ईयर। रिपेबल विद इन 1 ईयर यानी उनका ड्यूरेशन 1 साल के अंदर अंदर उनको हमें पे करना पड़ता है। इसके बाद ये तो रही लायबिलिटीज। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, लायबिलिटीज के बाद कुछ असेट्स भी होती है, क्योंकि आपने पढ़ा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स। तो हमारा कैपिटल हो गया, लायबिलिटीज हो गया, नाउ वी आर मूविंग टू असेट्स। अब असेट्स का मीनिंग क्या है, असेट्स से तो आप अच्छी तरह से रूबरू होंगे ही, जनरली हर आदमी को मालूम होता है कि असेट्स क्या होती हैं। असेट्स मींस व्हाटएवर यू ओन, आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी आपके पास है, यानी द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यू ओन दैट इज असेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, असेट्स। या ऐसा भी कह सकते हैं कि बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्स अवेलेबल होते हैं जिनको यूटिलाइज करके बिजनेस जो है इनकम जनरेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है और नॉन फिजिकल भी हो सकती है। तो आइए इनकी क्या क्या कैटेगरी होती है एक बार उस पर नजर मारते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स की। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है कि ऐसी असेट्स जो आपने परचेज तो की हैं, जो जिनको यूटिलाइज करके आप बिजनेस के अंदर इनकम जनरेट करेंगे, जबकि उन असेट्स को आपने परचेज किया है तो उन असेट्स को सेल करने का आपका पर्पस नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि वो असेट्स खरीदेंगे और थोड़े दिन बाद बेच देंगे उसको, नहीं। असेट्स का मतलब वैसी प्रॉपर्टी जिनको आपने बिजनेस में परचेज किया है, किसके लिए, यूटिलाइज करने के लिए, जिसको यूज करके आप इनकम जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल प्लांट मशीनरी की बात कर सकते हैं। ये तो रहा शॉर्ट में, लेकिन थोड़ा सा इसके डिटेल में चलते हैं। तो नॉन करंट असेट्स को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। पहली होती है आपकी टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, टेंजिबल का मीनिंग होता है कि जिनका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। टेंजिबल का मतलब जिनको आप देख सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, तो ये असेट्स क्या होती है, टेंजिबल असेट्स। इसमें अगर एग्जांपल की बात करूंगा तो एक एग्जांपल तो अभी हमने बोला ही है कि आपने मान लीजिए मशीनरी खरीदी है। मशीनरी खरीदने का पर्पस क्या है, ताकि आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर सके। और अगर आप बने बनाए गुड्स खरीद रहे हैं तो पैकिंग मशीनरी भी हो सकती है कि जिसके थ्रू आप जो है गुड्स को पैक करते हैं, पैकिंग का काम करते हैं। इसके अलावा बिजनेस में यूज होने वाला फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, टेंजिबल एसेट्स के। और इनकी एक खासियत और भी होती है, कैरेक्टरिस्टिक और भी होता है कि जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं इनकी एक रियलाइजेबल वैल्यू होती है, यानी आप उनको मार्केट में चाहे तो सेल आउट भी कर सकते हैं। इसके बाद जनरली क्या होता है कि जितनी भी टेंजिबल एसेट्स होती हैं उन एसेट्स के अंदर एक खासियत और भी होती है कि ये एसेट डेप्रिसिएबल होती है। डेप्रिसिएबल का मतलब कि जब जब आप उनको यूज करेंगे, ठीक है, या यूज नहीं भी करेंगे, तब भी उनकी वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिसिएट होती जाएगी, मतलब रिड्यूस होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मशीन खरीदी आपने, फर्नीचर खरीदा आपने, इसके अलावा आपने बिजनेस के यूज के लिए मोटर व्हीकल परचेज किया, तो आप इनको यूज करें चाहे ना करें,
ठीक है, धीरे धीरे इनकी वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर इसका एक एक्सेप्शन भी है कि लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा एसेट्स है जिसका वैल्यू धीरे धीरे कम ना होकर बढ़ता जाता है। और ये तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर होगा कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका वैल्यू बढ़ने का कारण क्या है। उसका वैल्यू बढ़ने का कारण जो है उसके पीछे एक इकोनॉमिक फैक्टर है। वो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है कि आपकी जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है उसका वैल्यू हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं। आप मशीनें बना सकते हैं, आप कार बना सकते हैं, आप फर्नीचर बना सकते हैं, बट आप लैंड क्रिएट नहीं कर सकते। लैंड की सप्लाई जो है नेचुरल है और लिमिटेड है, इसीलिए उनके प्राइसेस हमेशा बढ़ते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इंटेंजिबल एसेट्स की। अब जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं वो टेंजिबल के बिल्कुल अपोजिट है। टेंजिबल एसेट्स का मतलब वो, इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब वो एसेट्स जिनको हम ना तो देख सकते हैं ना ही जिनको टच कर सकते हैं, बट लाइक टेंजिबल एसेट्स उनकी भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, उनकी भी एक वैल्यू होती है और ये फिजिकल फॉर्म में बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, इनका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है कि गुडविल, ट्रेडमार्क या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कई बार हम क्या करते हैं, बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है उसका वैल्यूएशन करते हैं। अगर हमें बिजनेस सेल आउट करना है तो एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस हम चाहें तो अपनी रेपुटेशन को भी कैश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई ट्रेडमार्क है तो उस ट्रेडमार्क को भी हम किसी दूसरे फर्म को सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जितने भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिनको हमने अपने नाम पे रजिस्टर्ड किया है, तो हम चाहें तो उनको भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी एसेट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये ऐसी एसेट्स हैं जो फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, लेकिन इनका एक रियलाइजिंग वैल्यू होती है। तो इस करके इनको हम इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरीज में डालते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है करंट एसेट्स, जो सेकंड पोर्शन में आएंगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब दोज एसेट्स, जैसे करंट लायबिलिटीज जो क्रिएट हुई थी वो मैंने आपको क्या बताया कि ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी जितना भी अमाउंट पेबल है जो बिजनेस एक्टिविटी से क्रिएट हुआ उसको हमने नाम दिया था करंट लायबिलिटीज का। तो उसके अपोजिट में जितनी भी हम बिजनेस एक्टिविटी करते हैं उसके रिजल्ट से जितनी भी असेट्स क्रिएट होती हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है उनको हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स। जनरली इसकी सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि जैसे करंट लायबिलिटीज विद इन 1 ईयर में पेबल होती है, तो ये जो है विद इन 1 ईयर में कन्वर्टिबल इनटू कैश होती है। यानी कि आप उनको विद इन 1 ईयर में इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टॉक, जैसे आपने गुड्स परचेज किए, तो जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, जितने भी आपने गुड्स परचेज किए हैं तो वो धीरे धीरे आपके गुड को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। या आपने रेडीमेड गुड परचेज किया तो उसको रीपैकिंग करके आप सेल आउट कर सकते हैं। तो आपने भले ही कभी भी परचेज किए हो, जिस दिन आपने परचेज किए वो आपका स्टॉक बन गया, लेकिन जिस दिन आप उसको सेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्टिबल इनटू कैश हो जाएगा। इसके बाद डेटर्स वो लोग जिनको आप जो है उधार में माल बेचते हैं, तो जब आप उनको उधार में माल बेचेंगे तो उस कंडीशन में आप भी क्या करेंगे, जैसे आपको क्रेडिटर्स क्या करता है 3-4 महीने का ही क्रेडिट पीरियड देता है, तो उसी तरह से आप भी अपने डेटर्स को 3-4 महीने का ही क्रेडिट पीरियड देते हैं। तो उस कंडीशन में डेटर जो है वो भी इजीली जो है कैश में कन्वर्टिबल हो जाता है। इसके अलावा कैश तो है ही कैश फॉर्म में, तो उस कंडीशन में वो प्योर करंट एसेट्स है। इसके अलावा आपने किसी को अपनी सर्विसेज रेंडर की, तो उन सर्विसेज को रेंडर करने के बदले में अगर आपको इनकम मिलनी बाकी है तो वो इनकम भी आपको क्या होगा, विद इन 1 to 3 मंथ में मिल ही जाएगी। तो जितनी भी आउटस्टैंडिंग इनकम है वो भी आपकी करंट एसेट्स का ही पार्ट है। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और सबसे लास्ट में आती है फिक्टिशियस एसेट्स। अब ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या है, नाम से ही पता लग रहा है कि जो ना तो टेंजिबल है और ना ही इंटेंजिबल है, यानी ना तो वो फिजिकल फॉर्म में है और ना ही नॉन फिजिकल फॉर्म में है। तो इन एसेट्स को हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट। अब जनरली क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जो फिक्टिशियस एसेट्स हैं जनरली क्या होता है, ये ऐसे लॉसेज होते हैं जिनको हमने एक साल में राइट ऑफ नहीं किया है। यानी जनरली क्या होता है कि हमने कुछ एक्सपेंडिचर किए, एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है कि एक्सपेंडिचर वो जिसका बेनिफिट हमको हाथों हाथ
मिल जाता है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। लेकिन समटाइम क्या होता है कि हम कुछ एक्सपेंडिचर इतने बड़े हैवी कर देते हैं कि जिसका बेनिफिट हमको एक साल में नहीं मिल पाता, तो उन एक्सपेंडिचर को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं जैसे जैसे उनका हमारे को यूटिलाइजेशन होता जाता है या जैसे जैसे उसका हम बेनिफिट एग्जॉस्ट करते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सचिन तेंदुलकर का नाम तो अच्छी तरह से सुना ही होगा। तो सचिन तेंदुलकर जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, चाहे सचिन हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे साइना नेहवाल हो, तो वो लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में एग्रीमेंट करते हैं कि वो उन कंपनीज के लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो वो कंपनीज भी क्या करती हैं, उन लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बदले में उनको वो एक बहुत मोटा लमसम अमाउंट पे कर देते हैं। अब जनरली क्या होता है कि जितना भी अमाउंट उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में पे किया कंपनीज ने, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर एक साल में वो राइट ऑफ नहीं करते, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 साल का है। तो उसका बेनिफिट हमको कब तक मिलेगा, 5 साल तक। तो इस किए गए एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलेंगे, हमारी एसेट्स तो है बट कैसी एसेट्स है ये, फिक्टिशियस। कंपनीज क्या करेंगी, हर साल उसका जितना प्रोपोर्शनेट जो बेनिफिट होगा उसको जो है लॉसेस में राइट ऑफ करते रहेंगे। इसके अंदर एग्जांपल है इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर किया गया खर्चा जिसको आप धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं, तो इट इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। इसके बाद छोटे छोटे 2-3 टर्मिनोलॉजी और भी है जो कि मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया आपके लिए, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक का मतलब होता है ट्रेड गुड्स। स्टॉक का मतलब होता है ट्रेड गुड्स। ट्रेड गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसमें आप डील कर रहे हैं, यानी कोई भी एक बिजनेस जिस बेसिक गुड्स के अंदर डील कर रहा है, जिन गुड्स को या तो वो मैन्युफैक्चर करता है या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीद कर आगे रीसेल करता है। तो जितने भी वो गुड्स जब भी आप परचेज करेंगे तो वो आपका स्टॉक होगा। तो स्टॉक को कभी भी आप गुड्स अकाउंट नहीं लिखेंगे। अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो वो स्टॉक का पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेटर्स। जब भी आप उन गुड्स को उधार में बेचेंगे किसी को, उसके बदले में आपको जितना भी पैसा उन लोगों से लेना है जो हमारे कस्टमर है, जिनको हमने क्रेडिट पे सेल किया है, तो दीज पर्सन विल बी कॉल्ड डेटर्स। और क्योंकि इनसे पैसा विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर में मिल जाता है, क्रेडिट लिमिट जनरली 3-4 महीने की रहती है, तो उस कंडीशन में डेटर जो है हमारी करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं और करंट एसेट्स में ही उनको शो किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही है कि क्रेडिटर्स मींस दोज पर्सन बाय हुम वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, या बोल सकते हैं कि द पर्सन हु सेल्स गुड्स टू अस ऑन क्रेडिट। हम लोगों को जिन्होंने उधार माल बेचा है, तो उन लोगों को हम क्या करेंगे, उन लोगों को हम क्रेडिटर्स बोलेंगे। और ये हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटीज होती है, क्योंकि इसका पैसा हमें धीरे विद इन 1-2 मंथ में हमें पे करना ही होता है। यानी इसमें भी क्रेडिट लिमिट वाला पोर्शन आता है कि क्रेडिट लिमिट जो है उसकी ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 महीना रहेगी और 2-3 महीने बाद में हमें उसका पैसा वापस देना ही पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी जिनको कि हम लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं, जो कि हमें थ्रू आउट हमारी लाइफ में जब तक हम अकाउंट से जुड़े रहेंगे, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, तो ये आपको काम आने ही वाली है। और बार बार जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, जब भी आप एडवांस स्टडीज में जाएंगे, तो ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी वहां पर यूज होगी। उम्मीद है कि आपको आज वाला लेक्चर बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आप इजीली आगे अकाउंट्स को समझ सके। और लीस्ट आपको एक बार फिर बोलता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट मैक्सिमम स्टूडेंट्स और आप जैसे सभी लोग जो अकाउंट्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि अभी भी बाकी है, तो उन सब बेसिक टर्मिनोलॉजी को हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।